सच्चे मार्शल आर्ट्स का शिखर। पहाड़े जो आसमान को छू जाए, वहाँ उड़ते हुए पंछी। एक व्यक्ति जो उन आसमान छू देने वाले पहाड़ों पर छलांग लगाता हुआ एक व्यक्ति। उसके पीछे कई लोग मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो व्यक्ति उस वार को चकमा दे उस वार से बच जाता है। फिर भी वो घायल हो जाता है और उसके मुंह से रक्त की धारा बहती है। ये मौका देख दुश्मन उस पर टूट पड़ते हैं। अब दोनों भी आसमान पर उड़ रहे होते हैं। तभी टोपी पहना हुआ वो बुजुर्ग व्यक्ति एक चक्र बना देता है। उस चक्र में अनेक प्रतिलिपि बन जाते हैं। वो सब मिलकर उस घायल व्यक्ति पर वार करते हैं। कवच बनाकर अपनी जान बचाते हुए वो उन वार को सिर्फ सही सकता है। तभी टोपी पहना हुआ वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, निफेंग हार मान लो, जूटियन चट्टान पर ही तुम्हारी मौत होगी। तभी निफेंग अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर जवाब में कहता है, तुम मेरी मौत का सिर्फ सपना ही देख सकते हो, हकीकत में ये हो ही नहीं सकता। तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति लात मारता है ली फेंग को और ली फेंग उस चट्टान पे गिर जाता है, पर फिर से खड़ा हो जाता है अपने शरीर पर नियंत्रण करके। तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति हाथ दिखाकर गुस्से में ली फेंग को कहता है कि आग में जलने वाली मोती जो कि ली फेंग के पास है वो उस बुजुर्ग व्यक्ति को सौंप दे, और शायद इस कारण वो बुजुर्ग व्यक्ति पर दया आ जाए और ली फेंग को वो जिंदा भी छोड़ देगा। ली फेंग उन्हें कहता है कि तुम सपने देखो मुझे मारने के, और उस चट्टान से कूद जाता है। सब लोग ली फेंग को गिरता हुआ देखते हैं और उसे ना समझ कहते हैं। ली फेंग गिरते हुए सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था ऐसे गिरकर उसकी मौत होगी। अगर ली फेंग को दूसरा मौका मिला तो वो अपने पिताजी की बहुत ही अच्छी देखभाल और उनकी रक्षा करेगा। तभी एक व्यक्ति अपनी आधी आँख खोल अपने हाथों को देख रहा था। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था, पर धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलकर अपने हाथों को देख आश्चर्यचकित हो गया था और कमरे के बिस्तर बैठकर मन ही मन ली फेंग सोचता है कि कैसे वो इतना जवान हो गया। तभी ली फेंग सोचता है कि कहीं वो भूत काल मैं तो नहीं आ गया। तभी अपने बिस्तर से उतरकर ली फेंग उस मेज की ओर जाता है और उस मेज को हाथ लगाता है, और उसी समय उसे याद आता है कि कैसे बचपन में उसके पिताजी कहते थे कि मार्शल आर्ट्स, हम लोग मार्शल आर्ट्स सीखते हैं पर तुम्हें किताबों का भी ज्ञान होना चाहिए जिस कारण हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। अब ये तो सिर्फ याद ही थी इसलिए मिट जाती है, और ली फेंग की नजर उस तलवार पर पड़ती है जिसका नाम लूफी पर्वत है। तभी ली फेंग सोचता है ये लूफी नामक ये तलवार उसके पिताजी ने दी थी 16वें जन्मदिन पर। अब ये देख ली फेंग अनुमान लगाता है कि कहीं वो भूतकाल में तो नहीं आ गया, और अभी उसकी उम्र 16 साल हो गई है। इस बात की पुष्टिकरण करने के लिए ली फेंग अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। इस शरीर में पवित्र यांग शरीर का कोई भी लक्षण महसूस नहीं हो पा रहा था। ली फेंग समझ गया था कि वो भूतकाल में नहीं किसी और के शरीर में प्रवेश कर लिया है। उसी समय ली फेंग बैठकर अपना अभ्यास शुरू कर देता है और अपने आसपास के ऊर्जा को अपने शरीर में सोख लेता है, जिस कारण उसका शरीर थोड़ा और ताकतवर हो जाता है। ली फेंग के कमरे के सामने एक बुजुर्ग नौकर झाड़ू लगा रहा होता है। ली फेंग के पिताजी उसी समय ली फेंग से मिलने आ रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक व्यक्ति जोर से आवाज लगाता है, ने टेन होंग। अब ये आवाज सुन वो पलट जाते हैं। कमरे में बैठा हुआ ली फेंग ये आवाज सुन कहता है कि ये तो दूसरे अंकल की और मेरे पिताजी की आवाज, तो बाहर क्या बातचीत हो रही है। ये सुनने के लिए ली फेंग दरवाजे में कान लगाकर उन दोनों की बात सुन रहा होता है। तभी अंकल पूछते हैं, क्या तुमने हाइशी द्वीप का एक खदान बेचा है, और ये भी सिर्फ एक यिन गोली के लिए। नी टियांग होंग जवाब में कहता है कि उसने एक गोली के लिए उस खदान को बेच दिया। अब ये बात सुन अंकल क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि उस खदान से हमें कितनी सारी कमाई होती है, और वो खदान भी नी परिवार का है। इसीलिए अंकल क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि खदान बेचने का हक तुम्हें दिया किसने। नी टियान होंग कहता है कि वो परिवार का मुखिया है और वो खदान भी उसी ने ही खरीदी है, और ये भी बहुत ही कम दामों पर। और अब तक जितनी भी कमाई हुई है उस खदान के वजह से इन बीते हुए सालों की
कमाई तो कई गुना ज्यादा है उसके दाम से, तो जो नए परिवार का तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उसके बेटे को उस यीन की गोली की जरूरत, जिस वजह से हैशी द्वीप का खदान बेचना पड़ा। ये बात सुन अंकल बहुत ही क्रोधित होते हैं और उंगली दिखाते हुए कहते हैं, तुम अपने बेटे को अपने परिवार से ऊंचा रख रहे हो, इसमें परिवार का बहुत ही नुकसान है। तभी नी फैंग को सुनाई देता है कि कैसे उसके अंकल उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। तभी वो अंकल कहते हैं, तुम नी फैंग की जान बार बार नहीं बचा सकते हो। तभी अंकल दोबारा कहते हैं कि अगर उसे वो बीमारी फिर से हो गई तो तुम क्या खदान बेचते ही रहोगे। नी तियान होंग ये बात सुन कहता है कि अपने बच्चे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और बेच भी सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान की बाजी भी लगा सकता हूँ। और कहता है कि ये परिवार की संपत्ति है, वो परिवार के काम आने के लिए ही है। अब ये बात सुन अंकल बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। नी फैंग भी उनकी बातें सुन रहा होता है कि कैसे उसके पिताजी उसका पक्ष रख रहे थे। तभी अंकल क्रोधित होकर नी तियान होंग से कहते हैं कि तुम्हारे इन हरकतों की वजह से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुखिया बनाकर बहुत बड़ी गलती हो गई है और ये बात परिवार के बड़े सदस्यों के पास जरूर जाए। नी तियान होंग कहता है, जो करना है करो, जो होगा देखा जाए। कमरे के अंदर नी फैंग दरवाजे में कान लगाकर उसने सारी बात सुन ली होती है कि कैसे उसके पिताजी ने उसके लिए हाइशिन द्वीप का एक खदान ही बेच दिया। और ये बात भी पता चली कि 3 महीने के बाद परिवार की बैठक होगी। अब नी फैंग के पास सिर्फ 3 महीने हैं अपने शरीर को और अपनी ऊर्जा को और शक्तिशाली बनाने के लिए। वो अभ्यास में जुट जाता है। तभी नी फैंग के पिताजी दरवाजा खोल के नी फैंग के कमरे में आते हैं जहाँ नी फैंग बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। नी फैंग के पिताजी नी फैंग को होश में आता हुआ देख बहुत खुश होते हैं। नी फैंग से कहते हैं उन्हें लगा था कि यीन की गोलियों के बिना नी फैंग के शरीर से वो जहरीली गर्मी नहीं निकल पाएगी और नी फैंग बेहोश ही पड़ा होगा। और पिताजी कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम होश में आ गए हो, और अपने बेटे को वो यीन की गोलियां देते हैं। पिताजी कहते हैं इन गोलियों से वो जहरीली गर्मी नियंत्रण में आ जाएगी। नी फैंग कहता है कि वो ठीक है। पिताजी ये बात सुन सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं इसने अंकल और मेरे बीच में बाहर हुई बातचीत को सुन तो नहीं लिया, इस कारणवश वो मना कर रहा है इन गोलियों को लेने से। तभी पिताजी कहते हैं, फैंग तुम्हें किसी की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी ही नी परिवार के मुखिया है। अगर इस परिवार के संपत्ति का हिस्सा भी हुआ फिर भी उनके पास परिवार की आधी संपत्ति होगी, पर तुम्हारी जहरीली गर्मी वाली बीमारी को नियंत्रण में करना बहुत ही जरूरी है, जो कि समय रहते हो जानी चाहिए। नी फैंग ये बात सुनकर कहता है कि जब वो बेहोश था समय उसे एक देवता की पुकार आई, जो कह रहे थे कि मेरे शरीर जो गर्मी है असलियत में एक ज्वाला है, पवित्र यांग, और उसे ठीक करने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करना होगा। नी फैंग और कहता है कि उन देवताओं इसकी प्रक्रिया भी बताई है और इस प्रक्रिया के अनुसार वो अभ्यास करेगा और अभी ही वो जहरीली गर्मी पवित्र यांग में परिवर्तित हो गई है। तभी नी फैंग पिताजी से कहता है कि उन्हें अब इस जहरीली गर्मी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी भी चौंक जाते हैं ये बात सुनकर और